क्लास 10th के बच्चों को फिजिक्स के टेंशन से फ्री करने के उद्देश्य से उनके लिए 10 वीडियो की 10 लेक्चर की एक सीरीज बनाई जा रही है, जिसमें 6 लेक्चर पब्लिक हो चुके हैं। ये 7वां लेक्चर है। लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 5 तक पूरी थ्योरी है, ज्यादा कोर्स है भी नहीं, केवल 5 चैप्टर है। एक एक आपका लेक्चर में आपका एक चैप्टर पूरा कवर किया गया। और लेक्चर नंबर 6 से और लेक्चर नंबर 10 तक न्यूमेरिकल, तो जिसमें लेक्चर नंबर 7 इसमें आप न्यूमेरिकल देखोगे उस चैप्टर का, जिसका नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, हिंदी में या इंग्लिश में आप कह सकते हो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसमें बेसिकली आप मानव नेत्र के बारे में न्यूमेरिकल आप देखोगे, प्रिज्म के बारे में न्यूमेरिकल देखोगे, प्रकाश का विक्षेपण क्या होता है उसके बारे में न्यूमेरिकल देखोगे, प्रकाश से जुड़ी जो भी अन्य घटनाएं हैं उसके बारे में आप न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे। नियर अबाउट 40 या 50 न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे। शुरुआत करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन देखो, निकट दृष्टिदोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 20 मीटर की दूरी तक देख सकता है। इसका मतलब क्या, 20 मीटर से अधिक दूरी पर अगर कोई वस्तु रखी होगी तो वह व्यक्ति क्या नहीं देख पाएगा। उसके सही दृष्टि हेतु किस प्रकृति व किस क्षमता के लेंस का उपयोग करना होगा। इस पर जिसकी न्यूनतम दूरी कितनी 25 सेंटीमीटर है। ध्यान से सुनना, वह व्यक्ति अधिकतम 20 मीटर की दूरी तक देख सकता है और 20 मीटर से अधिक दूरी पर कोई वस्तु रखी है तो नहीं देख सकता है। तो इसका मतलब वहां पे क्या, उसको जो लेंस लगाना पड़ेगा वो लेंस ऐसा हो कि जब काफी दूर से यानी 20 मीटर से भी अधिक दूरी पर, आप यूं कह सकते हो इनफाइनाइट से अगर प्रकाश किरणें आवे लेंस पर पड़े तो लेंस क्या करे, उसका प्रतिबिंब कितनी दूर बनाए, 20 मीटर की दूरी पर बनाए। तो आप जानते हो वस्तु कहां, इनफाइनाइट पे, क्योंकि दूर की वस्तु को देखना है ना। क्यों देखना है, क्योंकि 20 से आगे की जो वस्तु है उसको देख ही नहीं पा रहा है। तो आप जानते हो वस्तु कहां, अनंत पे, u बराबर क्या इनफाइनाइट, क्योंकि लेंस के बाईं ओर वस्तु माना है तो हमने माइनस इनफाइनाइट लगा दिया। हालांकि इनफाइनाइट में माइनस कोई विशेष औचित्य नहीं है आपका। अच्छा, उसके बाद चलो v, तो आप जानते हो कितना 20 मीटर की दूरी तक वो देख सकता है। तो मतलब लेंस जो प्रतिबिंब बनाए वो कितना 20 मीटर दूर बनाए। तो आप जानते हो v बराबर कितना -20 मीटर यहाँ पे। ठीक, अच्छा उसके बाद चलो यहाँ पे अब हमको उसकी क्या फोकस दूरी निकालनी है, f बराबर क्या होगा। तो आप जानते हो फॉर्मूला 1/v - 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। तो v की जगह पे -20 रखा गया। ध्यान रहे कितना 20 मीटर की दूरी तक देख सकता है, मतलब लेंस जो प्रतिबिंब बनावे कितना दूर बनावे, 20 मीटर दूर बनावे। तो अब यहाँ पे देखो v की जगह पे कितना -20 रखा गया। अच्छा, माइनस क्यों रखा गया जानते हो, आप जानते हो यहाँ पे अवतल लेंस का उपयोग करेगा। अवतल लेंस क्या, लेंस के उसी तरफ प्रतिबिंब बनाता है जिधर वस्तु रखा होता है, बाईं तरफ ही बनाएगा। तो आप जानते हो -20 हो गया, फिर माइनस करके 1/, क्या माइनस इनफाइनाइट हो गया, दैट इज इक्वल टू 1/f। 1/, इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो 1/f दैट इज इक्वल टू -1/20। तो आप जानते हो इस प्रकार से बराबर कितना गया, -20 मीटर आ गया। अब हमको लेंस की क्षमता चाहिए, तो क्षमता P बराबर क्या होता है 1/f। तो P बराबर 1/f, लेकिन जानते हो क्षमता निकालते समय फोकस दूरी किसमें होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। तो आप जानते हो -20 मीटर है ही है, तो यहाँ पे 1/, -20 मीटर हो गया, सॉल्व किया गया -0.05 डायरेक्टर लेंस की क्षमता का मात्रक है। अब आप देखना क्षमता किसमें आई, माइनस में, फोकस दूरी किसमें आई, माइनस में, और माइनस में क्षमता फोकस दूरी किसकी होती है, अवतल लेंस की। मतलब उस व्यक्ति को अपने चश्मे में अवतल लेंस का उपयोग करना होगा और उस अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए, 20 मीटर, या उस अवतल लेंस की क्षमता कितनी होनी चाहिए, 0.05 डायोप्टर। और क्योंकि अवतल लेंस है इसलिए आगे आप माइनस लगाओगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख रहे हो एक व्यक्ति अपने नेत्रों से 40 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित पुस्तक के अक्षरों को स्पष्ट नहीं देख सकता है। कहने का तात्पर्य क्या है, अगर उसको किताब पढ़नी हो तो 40 सेंटीमीटर पर रखे या उसे दूर रखे तो वो पढ़ पाएगा, 40 सेंटीमीटर से अगर कम है तो नहीं पढ़ पा रहा है। उसके दृष्टि में कौन सा दोष है, पहले तो ये पूछा जा रहा है। इस दोष के निवारण हेतु उसे किस प्रकार के व कितनी क्षमता के लेंस का उपयोग करना होगा। पहले तो आप देखना, ये जो 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिया हुआ है ये 25 सेंटीमीटर से अधिक है। आप यूं कह सकते हो 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर स्थित वस्तु को देख पा रहा है, नजदीक की वस्तु को नहीं देख पा रहा है। और दृष्टि दोष में हमने पहले आपको थ्योरी में भी क्लियर किया है। आप देखना जिधर का वो देख पा रहा है उसी प्रकार का दोष का नाम दिया जाएगा। जैसे आप यूं कह सकते हो 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर स्थित वस्तु को देख पा रहा है, नजदीक की वस्तु को नहीं देख पा रहा है। इसका मतलब कि उस व्यक्ति के नेत्र में क्या दूरदृष्टि दोष है। और दूरदृष्टि दोष के लिए किस प्रकार के चश्मे का उपयोग करेंगे, उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। आप देखना v बराबर -40 यहाँ पे सेंटीमीटर, क्योंकि आप जानते हो 40 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर या 40 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु होगा तो देख पाएगा, उससे कम दूरी पर होगा तो देख ही नहीं पाएगा। तो ऐसी कंडीशन प्रतिबिंब कहां बने, कम से कम -40 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। अच्छा, और चूंकि आप जानते हो नजदीक की वस्तु को देखना है ना, इस पर जिसकी न्यूनतम दूरी कितनी होती है 25 सेंटीमीटर, तो u बराबर कितना -25 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है, फोकस दूरी।
1/v माइनस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। तो आप जानते हो v की जगह पे कितना -40 ये है ना, माइनस फिर 1/-25 बराबर क्या 1/f हो गया। यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिलहाल आप आगे देखना, यहाँ पे 40 यहाँ पे 25, इसका एलसीएम अगर आप लोग को कितना आ जाएगा 200। तो आप जानते हैं जब सॉल्व करोगे यहाँ पे 40 है ना, 40 पंचे कितना 200, तो यहाँ पे क्या -5 हो गया क्योंकि माइनस यहाँ लगा हुआ है, और माइनस माइनस क्या वो प्लस हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे 25 25 अट्ठे 200, यहाँ पे क्या 8 हो गया। तो -5 + 8 बराबर कितना +3 और बटे 200। तो इस प्रकार से किसका मान हुआ 1/f की वैल्यू हुई। तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 200/3 या बराबर कितना +66.67 सेंटीमीटर। इसका मतलब वह व्यक्ति अपने चश्मे में जिस लेंस का उपयोग करे वो लेंस कौन सा लेंस हो, उत्तल लेंस हो। पहली बात क्यों, फोकस दूरी किसमें है, प्लस में। और दूसरी बात उसकी फोकस दूरी कितनी हो, चश्मे में जो लेंस लगाएगा 66.67 सेंटीमीटर। और अगर क्षमता पूछी जा रही है तो आप जानते हो P दैट इज इक्वल टू 1/f होता है, लेकिन क्षमता निकालते समय f का मान किसमें, मीटर में होना चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे 1/, हमने 66.67 तो किया, लेकिन मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से हमने डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे मात्रक यहाँ पे सेंटीमीटर के स्थान पे मीटर लिख दिया क्योंकि 100 से डिवाइड कर चुके हैं। तो डबल बटन में आता 100 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो गया 100/, यहाँ पे कितना हो जाएगा 100/66.67 डायोप्टर। और जब उसको सॉल्व करोगे तो नियर अबाउट 1.5 डायोप्टर आ जाएगा। मतलब वह व्यक्ति अपने चश्मे में उत्तल लेंस का उपयोग करे जिसकी क्षमता कितनी हो 1.5 डायोप्टर। ये दूसरा क्वेश्चन हो। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन थर्ड में है, निकट दृष्टि दोष वाला एक मनुष्य अपनी आंख से 10 मीटर से दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। ध्यान देना, वस्तु 10 मीटर की दूरी पर है या उससे कम दूरी पर है वो स्पष्ट देख पाएगा, लेकिन जहां वस्तु 10 मीटर से अधिक दूरी पर गया वो व्यक्ति नहीं देख पाएगा। मतलब दूर की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा है। और हमने पहले भी समझाया दूर की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा, मतलब उसके नेत्र में कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष है। और निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का इस्तेमाल करेंगे, अवतल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल आप आगे देखना, अधिकतम कितना देख पा रहा है वो 10 मीटर। 10 मीटर से दूर होगा तो नहीं देख पा रहा है। तो मतलब कि जो लेंस का इस्तेमाल करे वो जो प्रतिबिंब बनावे अधिकतम कितना दूर बनावे, 10 मीटर की दूरी पर बनावे। तो v का मान कितना -10 मीटर। अच्छा, वस्तु कहां पे, अनंत पे। क्यों अनंत पे, क्योंकि 10 मीटर से दूर स्थित वस्तुओं को उसको देखना तो है। तो वस्तु कहां पे, अब क्या यहाँ पे अनंत पे। फोकस दूरी हमको निकालनी है 1/v माइनस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। तो v का मान कितना -10 हो गया, फिर माइनस हो गया, u का मान कितना इनफाइनाइट हो गया। हालांकि इनफाइनाइट में प्लस माइनस का कोई औचित्य नहीं होता, लेकिन वस्तु को कोई लेंस के बाईं तरफ रखते हैं और बाईं तरफ की दूरी माइनस में लेते हैं, उस प्रथा को अडॉप्ट करते हुए माइनस चिन्ह लगा दिया गया है। अब आगे देखो बराबर 1/f। तो -1/10 माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, और 1/इनफाइनाइट इसकी वैल्यू कितनी 0 बराबर कितना 1/f। तो f की वैल्यू कितनी निकल के आई -10 मीटर। इसका मतलब कि उस व्यक्ति को अपने चश्मे में 10 मीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। और अवतल लेंस की क्षमता कितनी होगी, आप जानते हो P दैट इज इक्वल टू 1/f। किसमें, मीटर में। तो मीटर में तो ऑलरेडी है ही आपका f का मान। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/, यहाँ पे कितना हो गया -1/10 डायोप्टर। तो ऐसी कंडीशन में आप देखोगे P दैट इज इक्वल टू -0.1 डायोप्टर। उस व्यक्ति के नेत्र में कैसा दोष है, निकट दृष्टि दोष है। कैसे लेंस का इस्तेमाल करेगा, अवतल लेंस का इस्तेमाल करेगा। अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए, अभी आपने निकाला यहाँ पे -10 मीटर होनी चाहिए। क्षमता कितनी होनी चाहिए -0.1 डायोप्टर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख रहे हो, एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। अब जानते हो स्पष्ट इसकी न्यूनतम दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। तो ठीक है, जितनी न्यूनतम दूरी है वहां पर रख के चश्मा लगा के किताब पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। क्वेश्चन अगर चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता -2.0 डायोप्टर है, डी का तात्पर्य क्या डायोप्टर, बिना चश्मे के वह व्यक्ति किस दूरी पर रखी पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। वह व्यक्ति चश्मा लगा के पढ़ रहा है ना, इसका मतलब बिना चश्मे के नहीं पढ़ सकता है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर मानो ठीक उससे कहें कि चश्मा हटा दो तो कितनी दूर वो पढ़ सकता है, ये आपको निकालना है। सबसे पहले आप देखना लेंस की क्षमता कितनी दी है, -2 डायोप्टर। P दैट इज इक्वल टू -2 डायोप्टर। अच्छा, स्पष्ट इसकी न्यूनतम दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो अब जब भी किताब रखेगा, भले चश्मा लगाया है लेकिन 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे तब तो पढ़ेगा वो। ठीक, तो U बराबर कितना -25 सेंटीमीटर हो गया। अब लेंस की पहले क्षमता निकाल लें। क्षमता P बराबर कितना 1/f। तो F बराबर कितना हो जाएगा 1/P हो जाएगा, बराबर 1/P। तो P कितना -2 डायोप्टर, तो -2 डायोप्टर हो गया। फिर आप आगे देखना 1/2 बराबर क्या होता है 0.5, तो -0.5 मीटर हो गया। अच्छा, मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस कितना 50 सेंटीमीटर। मतलब उस व्यक्ति के चश्मे में जो लेंस लगा है
उस लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है और माइनस में आ रहा है, मतलब कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। देखो इसके पहले थ्योरी में भी यानी न्यूमेरिकल में भी हम इसके पहले बोल चुके, अगर दूर की वस्तु को नहीं देख पा रहा है तो कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष। और कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे? अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। और अगर नजदीक की वस्तु को नहीं देख पा रहा है तो कौन सा दोष है? दूर दृष्टि दोष। और कौन सा लेंस का इस्तेमाल करेंगे? उत्तल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, फिर अगला आप इसके बाद देखना, आप जानते हो फॉर ए लेंस वी नो दैट, मतलब एक लेंस के लिए हम जानते हैं कि 1/v - 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। अच्छा, हमको क्या निकालना? v। हमको ये निकालना है कि व्यक्ति चश्मा लगाए हैं, किताब को 25 सेंटीमीटर दूर रखे है, वो पढ़ रहा है, तो हमको मालूम है वस्तु की दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंस के बाईं तरफ है -25 सेंटीमीटर, और जो उसके चश्मे में लेंस लगा उसकी हमको फोकस दूरी भी मालूम है, भी आपने निकाला कितना? -50 सेंटीमीटर। तो हम ये देख लें कि वो जो लेंस लगा है उसके चश्मे में वो प्रतिबिंब कितनी दूर बना रहा है। जितनी दूर प्रतिबिंब बना रहा होगा इसका मतलब कि बिना चश्मे के वो व्यक्ति उतना दूर देख पा रहा होगा। ऐसी दशा में 1/v दैट इज इक्वल टू 1/, देखो -1/u है ना, ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो +1/u हो जाएगा, और आपका यहाँ कितना? 1/f। अब आप वैल्यू फीड करो तो आप जानते हैं u की जगह पे कितना? -25 सेंटीमीटर, मात्रक नहीं लिखा जा रहा है, फिर प्लस है तो यहाँ पे प्लस हो गया। फिर यह फोकस दूरी भी हमने निकाला कितना? -50 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह पे कितना हो गया? -50 हो गया। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे तो आप देखो -25 और यहाँ पे क्या 50, एलसीएम कितना हो गया? 50, 25 दूना 50, ठीक। यहाँ पे -2 हो गया क्योंकि माइनस तो लगा हुआ है। अच्छा, माइनस और प्लस का गुणा करोगे माइनस हो जाएगा, 50 एक कम 50 -1 हो गया। इस प्रकार से आप जानते हो -2 - 1 बराबर क्या? -3/50 हो गया। ये किसका मान निकला? 1/v का मान निकला। तो v बराबर कितना हो जाएगा? -50/3। आप उलट दो इसको और 50 को 3 से भाग करोगे 16.67 सेंटीमीटर आएगा। माइनस में क्यों किए? तो माइनस में आपका भी आएगा। निष्कर्ष क्या निकला कि उस व्यक्ति ने अपने चश्मे में जो लेंस लगा रखा है वह लेंस प्रतिबिंब कितनी दूर बना रहा है? 16.67 सेंटीमीटर की दूरी पर बना रहा है। इसका मतलब कि बिना चश्मे के अगर उसको देखने को कहोगे तो आप जानते हो 16.67 सेंटीमीटर की दूरी तक वो बिना चश्मे के देख सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, 37.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की सहायता से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पुस्तक पढ़ने वाले व्यक्ति के दृष्टि में कौन सा दोष होगा? अब मुझे ये कैसे पता चले? कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। अवतल लेंस का उपयोग कब करते हैं? जब दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है, और दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती तो उस दोष को क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। अवतल लेंस खुद कह रहा है उस व्यक्ति के नेत्र में निकट दृष्टि दोष है। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है उसकी आंख से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा? क्वेश्चन बहुत आसान, 2 बार बोर्ड में पूछा जा चुका। फोकस दूरी कितनी? 37.5 सेंटीमीटर। और कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। अवतल लेंस की फोकस दूरी किसमें होती है? माइनस में होती है, तो ये बराबर कितना? -37.5 सेंटीमीटर। पुस्तक पढ़ रहा है, निश्चित रूप से स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी? 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वो पढ़ेगा, तो ऐसी कंडीशन में आपका यहाँ पे क्या होगा? u बराबर -25 सेंटीमीटर हो गया, ठीक। तो v बराबर हमको निकालना है। एक लेंस के लिए हम जानते हैं 1/v - 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। आप लाइन से वैल्यू रखो, हमको v की वैल्यू निकालनी है। आप देखो 1/v - 1/u, तो u का मान कितना? 25 सेंटीमीटर। आप जानते हो पुस्तक पढ़ेगा, इस पर जिसकी न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर वो पढ़ेगा, तो u का मान कितना? -25। -25 क्यों? माइनस क्यों? लेंस के उस तरफ वस्तु है। अच्छा, फिर फोकस दूरी कितना? -37.5 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब हमको 1/v हमने यहीं पे रोक लिया और बाकी ट्रांसफर कर दिया, तो आप देखोगे -1/37.5 ये हो गया। माइनस यहाँ प्लस हुआ, जब इधर आएगा तो यहाँ पे क्या माइनस हो जाएगा? कितना? 1/25। आप जानते हो 37.5 और 25 का जो एलसीएम होगा वो 75, तो 1/v दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 75 एलसीएम हो गया, तो 37.5 को 2 से गुणा करो कितना? 75 हो जाएगा। तो यहाँ माइनस हो तो माइनस हो गया, -2 हो गया, फिर यहाँ पे माइनस हो तो माइनस हो गया, और 25 थी यहाँ 75, ठीक। और 3 को 1 से गुणा करो तो कितना? 3। ये कितना हो गया? -2 -3, तो -2 -3 कितना हो गया? -5। यहाँ पे कितना हो गया? -5/75, और 15 × 5 = 75। आप इसको जब कैंसिल करोगे यहाँ पे, ठीक, तो आप जानते हो कितना? 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। या फिर आपका 1/v का मान कितना? -5/75, तो v का मान कितना? इसको पलट दो तो ये भी पलट जाएगा, तो यहाँ पे कितना? v बराबर -75/5, और आप जानते हो 15 × 5 = 75 बराबर कितना है? -15 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि उस व्यक्ति ने जो चश्मा लगाया हुआ है वो जो प्रतिबिंब बना रहा है कितनी दूर बना रहा है? -15 सेंटीमीटर दूर बना रहा है, और वो व्यक्ति उसको पढ़ पा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ? देखो है ना, यहाँ पे उस व्यक्ति को उसमें कौन सा दोष है? तो आप जानते हो दोष कौन सा? निकट दृष्टि दोष हुआ। उसके आंख से कितने दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा? तो उसके नेत्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। इसी में क्वेश्चन आपको ये भी मिल सकता है, मान लो आपसे कहे
कि बिना चश्मे के अगर वो व्यक्ति पढ़े तो कितनी दूरी की पढ़ाई कर सकता है, तो बिना चश्मे के अगर वो व्यक्ति पढ़ेगा तो 15 सेंटीमीटर दूरी तक की ही पढ़ाई कर सकता है। 15 सेंटीमीटर से दूर अगर कोई बिंदु हुआ तो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। अगला चल रहा है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख रहे हो, एक व्यक्ति के लिए दूर बिंदु अनंत पर है, ध्यान देना। उसके नेत्र लेंस की समंजन क्षमता परिसर 50 डायोप्टर से 60 डायोप्टर है। देखो, समंजन क्षमता का तात्पर्य क्या, आप जानते हो आवश्यकता अनुसार लेंस की फोकस दूरी को चेंज किया जा सकता है, चेंज होता रहता है। उसी प्रकार से क्षमता भी क्या होती, चेंज होती रहती है। तो जिस मनुष्य की बात कर रहा है उसकी जो मतलब क्षमता परास में है आपका यहाँ पे समंजन क्षमता, वो आपके यहाँ पे कितना 50 डायोप्टर से 60 डायोप्टर के बीच में है। इस व्यक्ति के लिए निकट बिंदु क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और नेत्र गोलक का व्यास कितना 2 सेंटीमीटर है। एक बार आप थ्योरी की क्लास जरूर आप देखना, लेक्चर नेत्र के बारे में पूरा डिटेल हमने, स्ट्रक्चर कैसे क्या होता है, क्या काम करता है, समंजन क्षमता क्या होती है, काफी कुछ हमने बताया है। तो दोबारा न्यूमेरिकल में उसको बताने की आवश्यकता नहीं है, हम सीधे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे उस पर चलते हैं। आप देखना, लेंस की क्षमता कितना दी है 60 डायोप्टर। अब आप बोलोगे रेंज तो उसका जो है 50 डायोप्टर से आपका 60 डायोप्टर के बीच में दिया हुआ है, तो मैक्सिमम जो क्षमता होती है उसको लेके चलते हैं। तो मैक्सिमम क्षमता कितनी है 60 डायोप्टर। तो आप देखो, लेंस की क्षमता अगर आपकी 60 डायोप्टर है तो फोकस दूरी कितनी होगी, फोकस दूरी P, फोकस दूरी F दैट इज इक्वल टू 1/P, तो 1/60, तो बराबर कितना हो जाएगा मीटर। तो आप जब तो उसको सेंटीमीटर में चेंज करें तो 100 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप तो 1/60 इंटू 100 हो गया। अब इसको जब सॉल्व करोगे आप यहाँ पे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 2 5 6 10 और 2 3 6, तो कितना 5/3, तो कितना आ गया 5/3 सेंटीमीटर आ गया। ये क्या निकला आपका, नेत्र लेंस की फोकस दूरी निकली। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, आप सुनो कि देखो, जैसे नेत्र लेंस है पूरा गोला है, लेंस इधर है और रेटिना पीछे है, तो प्रकाश किरणें जब नेत्र लेंस पर पड़ेंगी तो रेटिना पर तो प्रतिबिंब बनाएंगी। और जो गोलक है पूरा पूरा गोला, उसका व्यास कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि नेत्र लेंस से जो प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है वो कितनी दूर बन रहा है, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। क्यों, क्योंकि गोलक का व्यास कितना 2 सेंटीमीटर है। आप जानते हो नेत्र लेंस इधर और पूरा गोला कंप्लीट हुआ, रेटिना इधर हो गई, इसका व्यास कितना 2 सेंटीमीटर, मतलब नेत्र लेंस से रेटिना की दूरी कितनी 2 सेंटीमीटर, मतलब नेत्र लेंस से प्रतिबिंब की दूरी कितनी 2 सेंटीमीटर। और क्योंकि दाईं तरफ है इसलिए प्लस में होगा। तो ऐसी कंडीशन में देखो V बराबर कितना +2 cm, और F बराबर अभी आपने मेहनत करके निकाला कितना 5/3 सेंटीमीटर हो गया। U का मान निकालना है। फॉर ए लेंस वी नो दैट 1/V - 1/U दैट इज इक्वल टू 1/F। अच्छा, हमको किसका मान निकालना है, U का मान निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, -1/U है ना, इसको हम इधर ट्रांसफर कर लें और F को उधर ले जाएं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/V - 1/F। ये 1/F को उधर ले गए और -1/U को इधर ले आए, तो 1/V - 1/F दैट इज इक्वल टू 1/U। या इसी को आप इस प्रकार ट्रांसफर कर सकते हो, 1/U दैट इज इक्वल टू 1/V - 1/F। ये हो गया, फिर इक्वल हुआ 1/V, तो V का मान कितना +2, फिर माइनस है तो माइनस हो गया, फिर 1/F, तो 1/F, F का मान अभी आपने निकाला कितना 5/3 सेंटीमीटर, यहाँ पे मान रखा गया। अब जब तो ये 3 ऊपर चला जाएगा तो कितना 1/2 - 3/5 हो गया, 10 आप यहाँ पे क्या एलसीएम हो गया, सॉल्व करोगे कितना -1/10 आ गया। ये किसका मान है 1/U का, तो U का मान कितना आएगा -10 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि उस व्यक्ति का निकट बिंदु कितनी दूर होगा 10 सेंटीमीटर दूर होगा। ये क्वेश्चन आपने देखा, क्वेश्चन नंबर 6। अभी तक आप सारे क्वेश्चन आप देख रहे थे मानव नेत्र के बारे में। अब इसके बाद जो क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म क्या होता है, किस चीज का बना होता है, उसका अपर्तनांक का सूत्र क्या होता है, हर क्यों क्या का जवाब जानने के लिए लेक्चर नंबर 2 इस सीरीज का आप जरूर देखना। वो थ्योरी, यहाँ पे न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख रहे हैं एक प्रिज्म कोण, इसको प्रिज्म का अपवर्तक कोण भी कहते हैं, कितना 60 डिग्री है, और अल्पतम विचलन कोण 38 डिग्री है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा, ये क्वेश्चन है, और साथ में दिया हुआ है sin 30 की वैल्यू, नहीं भी दिया हो तब भी इतना तो आपको याद होना चाहिए। sin 30 दैट इज इक्वल टू 1/2, जिसको आप 0.5 भी कह सकते हो, और sin 49 की वैल्यू दिया हुआ है 0.75। ये क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व किया जाए। तो थ्योरी की क्लास में हमने बताया हुआ है लेक्चर नंबर 2 में कि प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक होता है उसको हम ANG से लिखते हैं। ANG का तात्पर्य क्या, ए मतलब एयर, जी फॉर ग्लास। प्रिज्म किसका प्राय, किसका, कांच का बना होता है, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ये बराबर होता है sin A प्लस डेल्टा मीन अपान 2 अपान sin A/2, जहां पे A क्या प्रिज्म का अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण कह सकते हो, और डेल्टा मीन क्या चीज है, अल्पतम विचलन कोण, और नीचे वही आपका लिखा हुआ है। तो जो वैल्यू दी हुई पहले आप यहां से निकालो, आप देखना इसमें। तो क्वेश्चन में लिखा है एक प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 डिग्री है, मतलब A की वैल्यू कितनी 60 है, तो जहां पे आप देखो A है वहां पे क्या 60 डिग्री हो गया। अच्छा, अल्पतम विचलन कोण कितना 38 डिग्री है, तो यहाँ पे कितना 38 डिग्री हो गया।
अच्छा, उसके बाद फिर अपान 2 है तो अपान 2 हो गया। फिर यहाँ पे ए है तो ए की जगह पे कितना 60 डिग्री हो गया, अपान 2 तो अपान 2 हो गया। आप आगे देखना इसमें 60 प्लस 38, अब इसको दोनों को आप यहाँ पे क्या टोटल करो दोनों का तो कितना हो जाएगा 98 डिग्री, और 2 से डिवाइड करो तो बराबर कितना हो जाएगा साइन 49 डिग्री, या हिंदी में आप बोलो तो साइन 49 डिग्री, और नीचे यहाँ पे साइन 60 डिग्री अपान 2 बराबर कितना साइन 30 डिग्री। अब साइन 49 डिग्री के वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है कितना 0.75, तो 0.75 हो गया। साइन 30 की वैल्यू कितना 1/2 दिया है, तो ये पॉइंट में दिया है, ये अपान में दिया है, तो इसको भी पॉइंट में चेंज कर लें। 1/2 का तात्पर्य क्या हुआ 0.5, तो हमने 0.5 लिख दिया। अब आगे आप देखना दशमलव के बाद यहाँ पे क्या 2 अंक है, और यहाँ पे दशमलव के बाद क्या केवल 1 अंक है, तो आप एक काम करो 1 0 बढ़ा दो। अब उसके बाद ऊपर नीचे पॉइंट आप हटा दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 75/50, ठीक। और आप यहाँ पे देख रहे हो फिर यहाँ पे 25 दूना 50 और 25 तियां 75, ये हुआ 3/2, या 3/2 को चाहो तो 1.5 भी कह सकते हो। मतलब प्रिज्म के पदार्थ का अपर्तनांक कितना हो गया 1.5। ये क्वेश्चन नंबर था 7। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो 60 डिग्री कोण वाले कांच के बने प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपर्तनांक √2 है। अल्पतम विचलन की दशा में ज्ञात करो। पहला क्या ज्ञात करना है अल्पतम विचलन कोण डेल्टा मीन का मान निकालना है, दूसरा क्या निकालना है आपतन कोण का मान निकालना है, और तीसरा क्या निकालना है अपवर्तन कोण स्मॉल r का मान निकालना है। क्या होगा आप देखना, प्रिज्म के पदार्थ का अपर्तनांक Ang दैट इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा मीन अपान 2 अपान साइन a/2। ये फार्मूला थ्योरी की क्लास में आपने देखा हुआ है लेक्चर नंबर 2 में। इस समय न्यूमेरिकल चल रहा है, हम सीधे वहां से फार्मूला हमने उठाया। अब आप आगे देखना Ang, क्वेश्चन में Ang का मान दिया हुआ है कितना, आप देखो 60 डिग्री कोण वाले कांच के बने प्रिज्म। आप जानते हो 60 डिग्री क्या प्रिज्म का अपवर्तन कोण है, या प्रिज्म कोण कह सकते हो, ये कैपिटल A का मान है। अच्छा, और आप जानते हो पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक कितना दिया हुआ √2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे Ang की जगह पे क्या हो जाएगा √2। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आओ साइन, फिर यहाँ पे a प्लस डेल्टा मिन अपान 2। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पे साइन a की वैल्यू तो आप जानते हो प्रिज्म कोण कितना 60 डिग्री, तो यहाँ पे कितना 60 डिग्री अपान 2। तो ऐसी कंडीशन में आप देखोगे बराबर चलो साइन a प्लस डेल्टा मिन अपान 2, फिर आप यहाँ पे आओ, आप जानते हो साइन 60 डिग्री बटे 2 बराबर कितना हो गया साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी 1/2। आप एक काम करो इसको रोक लो, इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दो, तो फिर इसको आप यहाँ पे ट्रांसफर करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन a प्लस डेल्टा मिन अपान 2 दैट इज इक्वल टू, इसको हमने रोक लिया, इसको हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √2 और इंटू 1/2, या इसी को आप चाहो तो √2 और इंटू 1/2 है ना, तो इसको अगर हम चाहें यहाँ पे ठीक, तो आप देखना √2 इंटू √2 कर सकते हो। भाई √2 को √2 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 2। अच्छा, और पूछेगा उससे फायदा क्या होगा, ये फायदा होगा 1 यहाँ पे √2 आ गया, और साइन के टेबल में 1/√2 कितने आता है साइन 45 डिग्री, तो ये बराबर हो गया साइन 45 डिग्री। अब देखना यहाँ पे साइन a प्लस डेल्टा मिन अपान 2, और यहाँ पे आप देख रहे हो साइन 45 डिग्री। ठीक, हम दोनों पक्षों के कोणों की तुलना कर दें। आप देखना इसमें दोनों पक्षों के कोणों की तुलना करने पर, चलो दोनों पक्षों के कोणों की तुलना करने पर तुलना करो, तो यहां पे क्या हो जाएगा a प्लस डेल्टा मिन अपान 2 और दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब 2 को इधर रिप्लेस करो आप यहाँ पे, तो a प्लस डेल्टा मिन दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 45 डिग्री बराबर कितना 90 डिग्री। अब उसके बाद फिर आप आगे देखना, आप इधर आ जाओ, तो a क्या प्रिज्म कोण, तो a का मान कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 डिग्री प्लस, और यहाँ पे डेल्टा मिन, तो ये डेल्टा मिन हो गया दैट इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या 90 डिग्री, ये हो गया। ठीक, तो डेल्टा मिन दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री और माइनस 60 डिग्री, डेल्टा मिन दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये लो, मतलब अल्पतम विचलन कोण का मान कितना निकला 30 डिग्री। इस प्रकार फर्स्ट पार्ट आपका लग गया। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, आपतन कोण आई, और थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है, अपवर्तन कोण स्मॉल r। हमने स्नेल का नियम बताया है लेक्चर 1 में, तो स्नेल के नियम में आप जानते हो साइन i अपान साइन r बराबर Ang।
आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत होता है और इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखना ANG बराबर इतना लिखा हुआ है और आप जानते हैं NG बराबर क्या होता है, साइन A अपान साइन R होता है। दोनों को कंपेयर करो तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो लिखा हुआ है ये आपका आपतन कोण I है और ये जो लिखा हुआ ये क्या अपवर्तन कोण स्मॉल r है। भाई आप जानते हो साइन I अपान साइन R बराबर ANG और आप यहाँ पे देख रहे हो साइन A प्लस डेल्टा मीन अपान 2 और साइन A/2 बराबर क्या ANG। तो दोनों को कंपेयर करो तो क्या निकलेगा, आपतन कोण बराबर क्या A प्लस डेल्टा मीन अपान 2 और अपवर्तन कोण बराबर क्या निकलेगा A अपान 2 और इन्हीं दोनों की वैल्यू पूछी जा रही है। तो आप यहाँ पे देखो सेकंड पार्ट में, तो सेकंड पार्ट में आपतन कोण अगर I निकालना है तो ये बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा A प्लस डेल्टा मीन अपान 2। तो बराबर यहाँ पे आप आ जाओ A का मान कितना 60 डिग्री और प्लस डेल्टा मीन अभी आपने निकाला 30 डिग्री अपान 2। तो आप जानते हो 60 और 30 90 डिग्री बटे 2 बराबर कितना 45 डिग्री, मतलब आपतन कोण कितना निकला 45 डिग्री। अब अपवर्तन कोण पे आ जाओ तो नीचे वाला ये क्या अपवर्तन कोण हो जाएगा। तो अपवर्तन कोण को किससे R से लिखते हैं, ये बराबर कितना A/2। तो A की वैल्यू कितनी 60 डिग्री अपान करके 2 और बराबर कितना 30 डिग्री। और इस प्रकार से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 8 कैसे सॉल्व हुआ। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कुछ 60 क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है उसको भी लेते हैं, फिर लास्ट में लॉन्ग क्वेश्चन लेते हैं। फिर लास्ट में देखो क्वेश्चन नंबर 9, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनाता है। आप जानते हो नेत्र पूरा गोला होता है, इधर एक तरफ नेत्र लेंस होता है और जानते हो उसी के अंदर पीछे वहां पे क्या रेटिना होती है। तो जो प्रतिबिंब बनता है किस पे बनता है, रेटिना पे बनता है। आप जानते हो वस्तुओं से प्रकाश किरणें आती हैं, नेत्र लेंस पर पड़ती हैं, नेत्र लेंस से क्या अपवर्तित होती हैं और पीछे रेटिना पर प्रतिबिंब बनाती हैं। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पे बनता है। रेटिना एक प्रकार से क्या पर्दे का काम करता है। अच्छा, फिर मानव नेत्र का कौन सा भाग है जिसका नेत्रदान किया जाता है। अक्सर आप सुनते होंगे मरने के बाद अपनी आंखों को दान कर दिया। तो दान करने के नाम पे क्या चीज दान किया जाता है जानते हो, पूरा पूरा गोला नहीं, जो कार्निया होती कार्निया आपका डोनेट करी जाती है। ठीक, फिर आप आगे देखना समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है। थ्योरी की वीडियो अगर आपने देखी होगी, समंजन क्षमता काफी डिटेल में हमने समझाया हुआ है। नेत्र लेंस में अपनी फोकस दूरी बदलने की क्षमता होती है और फोकस दूरी बदलने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन बोलते हैं, या इसी को हम बोलते हैं नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। आवश्यकता अनुसार नेत्र लेंस, ठीक, अगर हम चाहें उसको ऐसे है लेंस, ठीक, चारों तरफ मांसपेशियां सिकुड़ेंगी तो ऐसे फूलता जाएगा और जब फूलता जाएगा तो वक्रता क्या होगी, बढ़ती जाएगी, फोकस दूरी क्या होगी, बदलेगी। और उसी प्रकार आपका मांसपेशियां ढीली हुई तो आप यहाँ पे जानते हो नेत्र लेंस का पतला होता गया, वक्रता बढ़ती गई और इस प्रकार से फोकस दूरी भी क्या हुई, बढ़ती गई, बदलती गई। तो आप यूं कह सकते हो कि नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी बदलने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। फिर उसके बाद मनुष्य की आंख में रेटिना का क्या कार्य है। आप जानते हो प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना पे बनता है। जब रेटिना पे प्रतिबिंब बनेगा तो आप जानते हो उसका संकेत कहां पे जाएगा, आपका मस्तिष्क पे जाएगा। रेटिना क्या करेगा, सेल्स के माध्यम से सिग्नल भेजता है, कहां, मस्तिष्क को भेजता है कि जो प्रतिबिंब बना उसका आकार कितना, उसका रंग कैसा है, ठीक है, और उसका रूप कैसा है। ये सब पूरी जानकारी आपका जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है वो आपका सिग्नल आपका मस्तिष्क को पहुंचाता है वहां पे, ठीक है। तो आप जानते हो रेटिना का मुख्य कार्य हुआ कि प्रतिबिंब जब बना तो कैसा प्रतिबिंब बना, कितना बड़ा बना, प्रतिबिंब के नाम पे क्या बना, किस कलर का बना, ये सारे सिग्नल आपके वहां पे सारे सिग्नल पहुंचाता है, कहां पे, माइंड में पहुंचाता है, मस्तिष्क में पहुंचाता है। अच्छा, उसके बाद फिर अब नेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन से किसमें परिवर्तन होता है। आप जानते हो वक्रता अगर बदलेगी तो निश्चित रूप से वक्रता त्रिज्या बदलेगी और वक्रता त्रिज्या बदलेगी तो फोकस दूरी बदलेगी। क्यों बदलेगी, फार्मूला आपने पढ़ा 1/f दैट इज इक्वल टू n-1 और ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2। तो अगर r1 r2 का मान बदला तो निश्चित रूप से फोकस दूरी क्या हुई, बदली, फोकस दूरी बदल जाएगी। अगर फोकस दूरी बदल जाएगी तो क्षमता भी बदल जाएगी, क्योंकि आप जानते हो p बराबर कितना होता है 1/f। तो जो क्वेश्चन आपका पूछा गया यहाँ पे कि अब नेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन से किसमें परिवर्तन होता है, तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन होता है और नेत्र लेंस के क्षमता में परिवर्तन होता है। अच्छा, उसके बाद फिर एक नेत्र लेंस का क्षैतिज दृश्य क्षेत्र लगभग कितना होता है। ध्यान देना यहाँ पे इस बात पे, यहाँ पे देखो एक नेत्र का कहा है, हमारे आपके शरीर में क्या दो नेत्र हैं, दोनों नेत्र नहीं, एक नेत्र की बात करी है। पहले इसका मतलब समझो क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ अगर एक नेत्र को इस प्रकार हम बंद कर लें, केवल एक नेत्र से देखें, तो आप जानते हो जो सामने का लेंस है, ब्लैक वाला पोर्शन, इसको हम चाहें तो ऐसे ऐसे करके वहां पे क्या घुमा सकते हैं। तो मान लो इधर हमने घुमाया तो इस प्रकार से करके मान लो यहां तक हम देख पा रहे हैं ऐसे, और उसका फिर यहां घुमाया तो ऐसे करके हम यहां तक इस प्रकार देख पा रहे हैं, ठीक। तो आप जानते हो मैक्सिमम यहां तक
और उसका फिर आपको मैक्सिमम यहाँ तक, यहाँ पे देख सकते हैं, तो दोनों के बीच का एंगल जब आप निकालोगे तो नियर अबाउट आपका 180 नेत्र के लिए लगभग 150 डिग्री आता है। तो एक नेत्र लेंस की, या आप एक नेत्र की कह सकते हैं, दोनों नेत्रों की बात नहीं कर रहे, केवल एक नेत्र की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक नेत्र के द्वारा अगर आपने इस लेंस को घुमा के अगर आप इधर लाते हो तो मान लो यहां तक आप देख पा रहे हो ऐसे, और उसी प्रकार यहां पे घुमा के ला रहे हो तो यहां पे आप देख पा रहे हो, तो दोनों के बीच का एंगल जो फॉर्म होगा वो लगभग आपका 150 डिग्री होता है। तो यहां पे लिखा हुआ एक नेत्र का क्षितिज दृष्टि क्षेत्र लगभग कितना होता है, लगभग 150 डिग्री। अच्छा, वहीं पे अगर दोनों नेत्र एक साथ खुला और सामने हम देखें तो मान लो दोनों को हमने इस प्रकार ऐसे देखा, तुम यहाँ ऐसे इस प्रकार यहाँ तक देख पा रहे हैं, और उसी प्रकार इधर देखा, मतलब मुंडी नहीं घुमानी, मुंडी बिल्कुल ठीक सामने है, ऐसे करके हमने इधर देखा और फिर ऐसे करके इधर देखा, तो नियर अबाउट आपका 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखना दोनों नेत्रों का एक साथ क्षितिज दृष्टि लगभग कितना होता है, तो लगभग कितना 180 डिग्री हो गया, और किसी एक नेत्र की बात करोगे लगभग कितना 150 डिग्री। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ। अब आगे चलते हैं, भी कुछ शॉर्ट क्वेश्चन और लेते हैं और उसके बाद फिर लास्ट में फिर लॉन्ग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, शिकार करने वाले जंतुओं के नेत्र विपरीत दिशाओं में क्यों होते हैं? देखो, मानव नेत्र हम लोगों का अगल बगल, लेकिन जानवरों में अगर आप देखोगे एक नेत्र इस तरफ और एक नेत्र इस तरफ, क्यों होते हैं? तो जैसे भी इसके पहले क्वेश्चन हमने देखा था, एक नेत्र अगर हम बंद कर लें, केवल एक नेत्र से देखें, तो अगर एंगल में बात करें तो मतलब इधर हम कितना देख पा रहे हैं, कहां तक देख पा रहे हैं, और इधर कहां तक देख पा रहे हैं, दोनों के बीच का जो एंगल होता है ये लगभग आपका 150 डिग्री। दोनों नेत्र एक साथ खुला हुआ है तो लगभग कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। हम देख पाते हैं क्योंकि शिकार करने वाले जानवर हैं, उनको चौकन्ना रहना, हर तरफ उनको भूख लगेगी, खाने के लिए, पेट भरने के लिए शिकार करना है, अधिक उनको दिखाई पड़े, तो गॉड गिफ्टेड है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। आप कह सकते हो कि एक नेत्र आपका इस तरफ, एक नेत्र इस तरफ कर दिया, तो आप यूं कह सकते हो एक नेत्र का लगभग कितना 150 डिग्री भी आपने देखा था। आप यूं कह सकते हो 150 डिग्री इधर देख पाएंगे, 150 डिग्री इधर देख पाएंगे, और आप लगभग 300 डिग्री के आसपास वो देख पाएंगे। हम लोगों से कहीं ज्यादा वो दायरे में देख पाते हैं। तो आप यूं कह सकते हो कि यहाँ पे क्षितिज दृष्टि क्षेत्र, अभी इसके पहले नाम लिया था, का मान क्या हो, बढ़ जाए। इसीलिए जानवरों में और खासतौर पर शिकारी जानवरों में क्या होता है कि दोनों नेत्र आपका अगल बगल साइड में आपका होता है, आपका मतलब अगल बगल आपका इस प्रकार नहीं कि कोई ठीक सामने अगल बगल, एक इस तरफ एक इस तरफ, विपरीत दिशाओं में होता है। अच्छा, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन नंबर 17, आंख के भीतर किस प्रकार का लेंस होता है? जो लेंस होता है जो ब्लैक कलर का दिखाई पड़ता है, ये लेंस मांसपेशियों का बना हुआ, ठीक है, और जानते हो उत्तल लेंस होता है। इसमें अपनी फोकस दूरी बदलने की क्षमता होती है, कई बार डिस्कशन हो चुका है। क्वेश्चन है आपका किस प्रकार का लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है, या उभयोत्तल लेंस कह सकते हो, कॉन्वेक्स लेंस कह सकते हो, कन्वर्जिंग लेंस कह सकते हो। ये नेत्र लेंस की विशेषता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, देखो रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? ध्यान देना, प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है, इसका मतलब कि वास्तविक होगा, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा ही बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब कौन? उत्तल लेंस ही बनाता है, और उत्तल लेंस कभी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है। तो जो क्वेश्चन है रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो कैसा बनता है? वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है, तभी तो पर्दे पे प्राप्त हो रहा है। रेटिना क्या पर्दा ही तो है। अच्छा, उसके बाद आप देखना क्वेश्चन नंबर 19, निकट दृष्टि दोष से क्या समझते हो? देखो अक्सर कंफ्यूजन होता है, निकट दृष्टि दोष, अब कोई नहीं जानता, समझता निकट दृष्टि में दोष है, नजदीक देखने में दोष है, ऐसा नहीं है, यहाँ पे उल्टा चलता है। निकट दृष्टि दोष का तात्पर्य क्या हो कि निकट का बहुत बढ़िया देख रहा है, वो दूर का नहीं देख पा रहा है, मतलब दूर स्थित कोई बिंदु है उसके आगे की जो वस्तुएं हैं उसको नहीं देख पा रहा है। तो इस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अच्छा, फिर दूर दृष्टि दोष से क्या समझते हो? उसी का ठीक उल्टा, दूर दृष्टि दोष का मतलब क्या? अगर शब्दों पे जाओ तो लगेगा कि दूर का नहीं दिखाई पड़ रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। दूर दृष्टि दोष अगर किसी में है, इसका मतलब क्या हुआ कि दूर की वस्तुओं को बेहतर देख पा रहा है, वो नजदीक की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा है। तो इस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष कहते हैं। फिर यहाँ पे निकट बिंदु क्या होता है? देखो एक नेत्र के लिए निकट बिंदु का तात्पर्य नेत्र के समीप स्थित वह बिंदु जहां तक नेत्र बिना किसी समंजन क्षमता के, समंजन क्षमता का तात्पर्य क्या हुआ कि मांसपेशियों को बिना सिकोड़े, बिना किसी तनाव के, बिना किसी टेंशन के बिल्कुल इजी वे में देख सके, उसको हम क्या कहते हैं? निकट बिंदु कहते हैं। और उसी प्रकार से दूर बिंदु होता है, शायद वो अगला क्वेश्चन है। फिलहाल आप यहाँ पे देखना निकट बिंदु क्या है। एक स्वस्थ नेत्र के लिए निकट बिंदु कहां पर स्थित होता है? तो आप यूं कह सकते हो नेत्र के समीप स्थित वह बिंदु जहां तक नेत्र बिना किसी समंजन क्षमता के, मतलब नेत्रलेंस के चारों ओर की मांसपेशियों को बिना सिकोड़े, बिना किसी जोर दबाव के इजी वे में हम देख सकते हैं और नेत्र के निकटतम हो, उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? निकट बिंदु कहते हैं। और एक स्वस्थ नेत्र के लिए निकट बिंदु कितना होता है? लगभग 25 सेंटीमीटर। इसीलिए जब कहीं बुक लेके पढ़ाई करी जाती है तो कम से कम 25 सेंटीमीटर दूरी जरूर होनी चाहिए। अगर 25 सेंटीमीटर से कम दूरी होगी, अगर आप पढ़ाई करते हो
तो ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन बहुत थोड़ी देर पढ़ोगे, आपकी आंख दुखने लगेगी, आंख से पानी गिरने लगेगा, खोपड़ी आपकी दुखना शुरू होगी, मतलब किसी प्रकार से आपका नेत्र या उससे संबंधित विकार पैदा हो जाएंगे। अच्छा, फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, दूर बिंदु क्या है? एक स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु कहाँ स्थित होता है? तो दूर का तात्पर्य क्या होता है? जैसे कोई व्यक्ति है, मान लो 20 मीटर दूर देख पाता है, उसके आगे नहीं देख पाता है, तो उसके लिए दूर बिंदु कितना हो गया? 20 मीटर हो गया। मतलब 20 मीटर तक देख पा रहा है, उसके आगे नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब उसके लिए दूर बिंदु कितना हो गया? 20 मीटर हो गया। कोई दूसरा व्यक्ति है, वो 50 मीटर दूर देख पा रहा है, उसके आगे नहीं देख पा रहा है, तो उसके लिए दूर बिंदु कितना हो गया? 50 मीटर हो गया। कोई व्यक्ति है, बहुत दूर, लगभग इनफाइनाइट तक देख पा रहा है, तो उसके लिए दूर बिंदु क्या हो गया? अनंत हो गया। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपका यहाँ पे कि एक स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु कहाँ स्थित होता है, तो स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु इनफाइनाइट पे माना जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 22 आपने देखा। अब आगे चलते क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23, सामान्य नेत्र का दृष्टि विस्तार बताओ। देखो, दृश्य विस्तार का तात्पर्य यहाँ पे क्या हुआ कि बिना समंजन क्षमता के, मतलब मांसपेशियों को बिना सिकोड़े, बिना किसी जोर दबाव के, कम से कम कितना, अधिक से अधिक कितना हम देख सकते हैं, कितने से शुरू कितने पे खत्म। तो आप जानते हो स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट जिसकी न्यूनतम दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम कितना? इनफाइनाइट तक। देखो 25, ऐसा नहीं कि 25 से कम हम नहीं देख पाएंगे, हम देख सकते हैं, लेकिन 25 से कम दूरी पर वस्तु को रख के अगर देखा जाएगा तो थोड़ी देर में क्या नेत्र में विकार उत्पन्न हो जाएगा, आंख से पानी गिरना, नेत्र दुख, आपका दुखना, सर दुखना, तो ये सब प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। लेकिन 25 से उससे अधिक दूरी पर तो ये सब प्रक्रिया आपकी नहीं होगी। तो आप जो क्वेश्चन पूछा है स्वस्थ नेत्र का दृश्य विस्तार बताओ, तो दृश्य विस्तार कहां? 25 सेंटीमीटर से शुरू और कहां तक? इनफाइनाइट तक। एक स्वस्थ नेत्र के लिए दृश्य विस्तार हो गया, यानी इसका आंसर लिखा जाएगा 25 सेंटीमीटर से अनंत तक। फिर क्वेश्चन नंबर 24, मानव नेत्र किस रंग की प्रकाश किरणों के लिए सर्वाधिक सुग्राही है? तो हम सबका मानव नेत्र की बात करी जा रही है, हरे रंग के लिए सर्वाधिक सुग्राही है। आपको याद रहे, इसे इसका आंसर भी हमने ग्रीन कलर से लिख दिया है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, जो लोग रंगों की पहचान ठीक से नहीं कर पाते हैं, जैसे अक्सर लोगों को दिक्कत होती है, कलर नहीं पहचान पाते हैं, होगा एक्चुअल में कलर कुछ है, उनको समझ में आएगा कोई दूसरा कलर, मतलब ढंग से पहचान नहीं कर पाते, इस दोष को क्या कहते हैं या इस रोग का नाम क्या है? तो इस रोग को जानते हो क्या बोलते हैं? कलर ब्लाइंडनेस, या हिंदी में आप कह सकते हो वर्णांधता, या इसी को आप कह सकते हो रंगांधता, जो भी कह लो आप। तो वर्णांधता, रंगांधता या इंग्लिश में आपका कलर ब्लाइंडनेस, ये उनकी बीमारी का नाम हो गया, जो ढंग से कलर की पहचान नहीं कर पाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 26, निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? देखो, निकट दृष्टि दोष है, मतलब यहाँ क्या, निकट का बढ़िया देख रहा है, दूर का नहीं देख पा रहा है, तो देखने के लिए जानते हो कौन सा लेंस का इस्तेमाल करेंगे? अवतल लेंस का। शुरू में आपने कोई न्यूमेरिकल भी लगाए हैं इस पे, उसमें भी आपने देखा अवतल लेंस का ही उपयोग किया गया। फिर दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाएगा? तो दूर दृष्टि दोष का मतलब यहाँ पे क्या कि दूर का उसको बढ़िया दिखाई दे रहा है, नजदीक का नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो उसके लिए फिर किस प्रकार के लेंस का उपयोग करेगा? तो उत्तल लेंस का उपयोग करना चाहिए। उसके बाद फिर किस दोष में गोले का व्यास बढ़ जाता है? आपको बताना है, निकट दृष्टि दोष या फिर दूर दृष्टि दोष। तो आपको समझाएं, देखो रटने की बात नहीं, समझने की बात। क्वेश्चन पूछ रहा किस दोष में गोले का व्यास बढ़ जाता है? अगर गोले का व्यास बढ़ेगा तो निश्चित से गोले की त्रिज्या भी बढ़ेगी। त्रिज्या मतलब क्या? वक्रता त्रिज्या। और एक फार्मूला आप जानते हो 1/m दैट इज इक्वल टू n-1 और ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2। डेरिवेशन के लिए कोई समस्या होगी? लेक्चर नंबर 2 आप देखना हमारा। जो फार्मूला आपने देखा 1/f दैट इज इक्वल टू n-1 और ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2, तो आप जानते हो गोले का व्यास बढ़ गया। तो अगर व्यास बढ़ गया, गोले की त्रिज्या क्या बढ़ गई? अगर त्रिज्या बढ़ गई तो जानते हो गोले की जो नेत्र लेंस से लगा है उसकी फोकस दूरी भी क्या हो गई? बढ़ गई। और जब फोकस दूरी बढ़ गई, इसका मतलब क्या हुआ कि दूर की वस्तु को क्या नहीं देख पा रहा ढंग से, नजदीक की वस्तु को देख पा रहा है, तो इसका मतलब उसके नेत्र में कौन सा दोष हुआ? निकट दृष्टि दोष हुआ। मतलब नजदीक की वस्तु को देख पा रहा, दूर की वस्तु को नहीं देख पा रहा, कौन सा दोष हुआ? निकट दृष्टि दोष हुआ। फिर आगे देखना, किस दोष में गोले का व्यास घट जाता है? अब इसी का उल्टा, गोले का व्यास घट गया, मतलब गोले की वक्रता त्रिज्या क्या घट गई, आर का मान क्या घट गया, फोकस दूरी क्या घट गई। और जब फोकस दूरी घट गई तो ऐसी कंडीशन में आप जानते हो नेत्र लेंस की क्षमता एक प्रकार से क्या बढ़ गई, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में कौन सा दोष होगा? आपका दूरदृष्टि दोष होगा। फिर अगला क्वेश्चन आप देखना, एक व्यक्ति के चश्मे के ऊपरी भाग में अवतल लेंस और निचले भाग में उत्तल लेंस लगा हुआ। अक्सर लोगों के चश्मे में दो लेंस लगा होता है, ऊपर अवतल लेंस है, नीचे उत्तल लेंस है। जैसी आवश्यकता हो, जैसा उनका नेत्र खराब है, ठीक है, दो प्रकार के लेंस लगे हुए हैं। तो क्वेश्चन पूछा कि उसके नेत्र में किस प्रकार का दोष है। तो जानते हो, चूंकि दोनों लेंसों का उपयोग किया गया,
इसका मतलब क्या हुआ, आप जानते हो ऊपरी भाग में क्या अवतल लेंस लगा हुआ है, और अवतल लेंस लगे होने का मतलब क्या हुआ कि उसके नेत्र में क्या निकट दृष्टि दोष भी है, और उसके निचले भाग में उत्तल लेंस लगा है, इसका मतलब कि उसके नेत्र में क्या दूरदृष्टि दोष भी है। तो जिसके नेत्र में दोनों प्रकार का दोष होता है, इस प्रकार के दोष को हम हिंदी में बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। उसके नेत्र में क्या जरा दृष्टि दोष है। जरा दृष्टि दोष का मतलब क्या हुआ कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों उसके अंदर नेत्र में क्या दोष है, विकार है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 30 आपने देखा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। आप लास्ट तक बने रहना, लास्ट में लॉन्ग टाइम का क्वेश्चन एक बार फिर से लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, देखो नेत्रदान मृत्यु के कितने घंटे के भीतर हो जाना चाहिए। जैसे अक्सर है ना कि मतलब अपना नेत्र डोनेट कर गए, तो कितने घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। तो उसका टाइमिंग है आपका लगभग 4 घंटे से 6 घंटे के बीच में। 6 घंटे से अधिक अगर समय बीत जाएगा तो फिर आपका दान करने का कोई औचित्य नहीं, वो आपका किसी दूसरे के नेत्र में अगर लगाया जाएगा तो कार्निया वहां पे क्या काम नहीं करेगी। क्वेश्चन नंबर 32, प्रिज्म से निर्गत प्रकाश किरणों में किस रंग के प्रकाश का विचलन कोण सर्वाधिक होता है। प्रिज्म के ऊपर जो सूर्य प्रकाश किरणें पड़ती हैं, आप जानते हो सूर्य प्रकाश किरणें दैट इज द मिक्सचर ऑफ 7 कलर, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, जिसमें बैगनी रंग की प्रकाश किरणें अपने मार्ग से क्या सर्वाधिक विचलित हो जाती हैं। तो जो क्वेश्चन आपका है कि किस रंग के प्रकाश की किरणों का विचलन कोण सर्वाधिक होता है, बैगनी रंग के प्रकाश किरणों का विचलन कोण सबसे अधिक होता है और लाल रंग की प्रकाश किरणों का विचलन कोण सबसे कम होता है। फिर अगला क्वेश्चन, प्रिज्म कोण किसे कहते हैं। देखो थ्योरी वाली क्लास अगर आपने देखी होगी, यहाँ पे हम बात करें क्लास 10th का फिजिक्स का जो सीरीज है उसका लेक्चर नंबर 2, उसमें हमने काफी डिटेल में बताया। एक बार फिर आपको बताते हैं। जैसे आप देखना, ये प्रिज्म है, ठीक। देखो जो नीचे से इसको हम ऐसे रखेंगे तो ये प्रिज्म का क्या बेस कहलाता है, आधार, ठीक। और इधर का पृष्ठ तिरछा और इधर का पृष्ठ, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। और इसके बीच जो एंगल फॉर्म होता है, आप यूं कह सकते हो, ये एंगल, ये एंगल, ये सामने वाला, ये इसी को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म का अपवर्तक कोण, या इसी को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण। तो अगर इसकी डेफिनेशन देनी तो आप ये कह सकते हो कि प्रिज्म के दोनों अपवर्तक पृष्ठों के मध्य बने कोण को प्रिज्म का अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विचलन कोण किसे कहते हैं। देखो सूर्य की प्रकाश किरण या कोई भी प्रकाश किरण है, इसके ऊपर आपतित हुई, ये प्रथम अपवर्तक पृष्ठ है, इसके ऊपर आपतित हुई तो अंदर क्या होगा, अंदर गई अपवर्तित होगी और फिर यहां से क्या होगा, बाहर निर्गत होगी। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो कोण बनता है उसको हम क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं, या एंगल ऑफ डेविएशन आप कह सकते हो, और डेल्टा से लिखते हैं इसको। फिर आप आगे देखना, दृश्य प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। देखो लाल रंग की प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और यही कारण है कि खतरे का जो रंग होता है वो भी लाल रंग का माना जाता है, या फिर लाल रंग का ही रखा जाता है, क्योंकि लाल रंग की प्रकाश किरणें दूर से ही दिखाई पड़ जाएंगी। क्यों, क्योंकि रास्ते में उनका प्रकीर्णन नहीं होगा, मतलब होगा बहुत कम होगा। अगला क्वेश्चन आप देखना, वर्ण विक्षेपण की घटना का मुख्य कारण क्या है। देखो पहले देखो वर्ण विक्षेपण की घटना है क्या। सूर्य की प्रकाश किरणों को जब किसी पिंड पर डालते हैं तो 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण। वर्ण मीन्स क्या होता है, रंग, अलग अलग रंगों का अलग अलग मार्गों से निकलना, गुजरना, निर्गत होना, इसी को आप क्या बोलते हो, वर्ण विक्षेपण। और उसका मुख्य कारण है कि प्रिज्म के पदार्थ, हमारे हाथ में प्रिज्म है, किसका बना है, कांच का। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होता है और बैगनी रंग के लिए सबसे अधिक होता है और लाल रंग के लिए सबसे कम होता है। और इसीलिए सूर्य की प्रकाश किरणें जब किसी पिंड पर आपतित होती हैं तो बैगनी रंग की प्रकाश किरणें अपने मार्ग से सबसे अधिक विचलित हो जाती हैं और लाल रंग की प्रकाश किरणें अपने मार्ग से सबसे कम विचलित हो जाती हैं, और बाकी अन्य जो 5 रंगों की प्रकाश किरणें वो इनके बीच में आपका विचलित होती हैं। और यही कारण है कि सूर्य की सूर्य प्रकाश किरणें जब किसी पिंड पर आपतित होती हैं तो 7 अलग अलग रंगों में क्या विभक्त हो जाती है, और इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण। और इसका मुख्य कारण क्या है, प्रिज्म के पदार्थ अर्थात कांच का अपवर्तनांक अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होना। अगला क्वेश्चन आप देखना, स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। देखो इसको बेहतर समझाएं आपको। सूर्य का प्रकाश दैट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। आप जानते हो इसमें लाल रंग की प्रकाश किरणों का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, नियर अबाउट 7800 एंगस्ट्रॉम, 7800 एंगस्ट्रॉम। और बैगनी रंग की प्रकाश किरणों का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, नियर अबाउट आपका 3800 एंगस्ट्रॉम, 3800 एंगस्ट्रॉम। तो जानते हो किसी भी प्रकाश किरण में विभिन्न तरंगदैर्घ्यों की किरणें होती हैं, और अगर उस प्रकाश किरण को उसके तरंगदैर्घ्य के क्रम में उसको अरेंज कर दें तो इस समायोजन को आप क्या बोलते हो, स्पेक्ट्रम। मतलब आप यूं कह सकते हो, अगर स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन अगर देनी हो तो आप यूं कह सकते हो कि कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। देखो प्रकाश भी तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती हैं, वे सभी तरंगें जिनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उनको आप क्या बोलते हो, विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हो। और प्रकाश के चलने के लिए भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इससे प्रकाश किरणें भी एक प्रकार की क्या विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। और अगर कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग है तो उसमें तमामों तरंगदैर्घ्यों की किरणें होंगी, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगें होंगी। और अगर किसी प्रकार
हम उन किरणों को, उन तरंगों को उनके तरंगदैर्घ्य के क्रम में अरेंज कर दें। मतलब हम एक तरफ से दूसरी तरफ देखें तो लगातार बढ़ते हुए तरंगदैर्घ्य में हो, या उधर से इधर की तरफ देखें लगातार घटते हुए तरंगदैर्घ्य के क्रम में हो, तो किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंग को उनके तरंगदैर्घ्य के क्रम में सुव्यवस्थित कर दिया जाए तो इस अरेंजमेंट को, आपका इस समायोजन को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसके बाद आप देखना, या स्पेक्ट्रम और आपको समझाएं, जैसे मान लो कोई बड़ा स्कूल है, ढेर सारे बच्चे हैं, प्रेयर के टाइम जो बच्चा जहां पाया वहीं खड़ा हो गया, बच्चों की पूरी भीड़ है। लेकिन अगर बच्चों से कहा जाए कि नहीं बेटा, हाइट के हिसाब से आप खड़े हो, सबसे छोटा बच्चा सबसे आगे, उससे बड़ा वाला उससे पीछे, उससे बड़ा वाला उससे पीछे, उससे बड़ा वाला उससे पीछे, सबसे बड़ा वाला सबसे पीछे, तो अगर एक निगाह के साइड से अगर खड़े होकर दिखाया जाए, यहाँ पे निगाह मारी जाए बच्चों पे, तो जब इधर एक तरफ का बच्चा सबसे छोटा, तो इधर आपका इस प्रकार से करते करते ऐसे, आप यूं कह सकते हो ना कि मतलब एक क्रम से ऐसे बढ़ते हुए क्रम में, तो बच्चों का स्पेक्ट्रम कहलाएगा। किस क्रम में? लंबाई के क्रम में। उसी प्रकार किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंग का उसके तरंगदैर्घ्य के क्रम में क्रमित व्यू, दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रम, उसी को आप क्या बोलते हो? स्पेक्ट्रम बोलते हो। अच्छा, उसके बाद देखना, श्वेत प्रकाश किसे कहते हैं? आप पूछो ये कौन सी डेफिनेशन श्वेत प्रकाश है, तो श्वेत प्रकाश कहलाएगा। ऐसा नहीं है, वे सभी प्रकाश किरणें जो सूर्य के स्पेक्ट्रम जैसा स्पेक्ट्रम देती हैं उसको आप क्या बोलोगे? श्वेत प्रकाश। अगला आप देखना, इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई पड़ता है? देखो कोई दिशा नहीं फिक्स है कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण बोल दिया जाए, जिस तरफ सूर्य होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में इंद्रधनुष हमेशा दिखाई पड़ेगा। सूर्य इस तरफ है तो इंद्रधनुष इस तरफ दिखाई पड़ेगा, सूर्य इस तरफ है तो इंद्रधनुष इस प्रकार दिखाई पड़ेगा। तो इसका आंसर आपका होगा कि सूर्य जिस दिशा में होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन विपरीत दिशा में इंद्रधनुष हमको दिखाई पड़ेगा। फिर आगे देखना, खतरे का संकेत लाल रंग का क्यों होता है? अब इसके पहले भी एक क्वेश्चन आया था, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन माध्यम में बहुत कम होता है, इसलिए लाल रंग की प्रकाश किरणें दूर से ही दिखाई पड़ जाती हैं, दूर तलक जा सकती हैं, और यही कारण खतरे का रंग क्या होता है? लाल होता है। जहां कहीं भी खतरा होता है, एक लाल रंग का कपड़ा, लाल रंग का झंडा वहां पे लगा दिया गया ताकि दूर से ही जो आपका आवागमन कर रहे हैं, लोग आ जा रहे हैं, उनको दिखाई पड़ जाए वहां पे कि आगे खतरा है, संभल के चलना है। अच्छा, उसके बाद आप देखना, प्राथमिक रंग कितने होते हैं उनके नाम लिखो। अक्सर लोग समझते हैं लाल, हरा, पीला, नीला, ऐसा नहीं है, केवल 3 प्राथमिक रंग है। और कौन कौन? आपका पीला, नीला और लाल। इस प्रकार से आपने देखा क्वेश्चन नंबर आपका ये 40 हुआ। क्वेश्चन नंबर 41, एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य, हम यहीं पे रुक गए। निकट दृष्टि दोष मतलब समझे, नजदीक का उसको बढ़िया दिखाई दे रहा है, दूर का नहीं दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन पे आओ, एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 1 मीटर से दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। मतलब 1 मीटर या उसके नजदीक, उससे कम दूरी पर जो भी वस्तुएं होंगी वो स्पष्ट देख पाएगा, 1 मीटर तक भी देख पाएगा, लेकिन 1 मीटर से दूर कोई वस्तु तो उसको नहीं देख पाएगा। अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने हेतु उसे कितनी फोकस दूरी व क्षमता के लेंस को उपयोग में लाना चाहिए? आप ध्यान से सुनो, आप जानते हो वस्तु कहां पे? अनंत पे है ना, तो आप यूं कह सकते हो u दैट इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट। हालांकि इसके पहले भी हम बोल चुके हैं, इनफाइनाइट के आगे प्लस माइनस का कोई औचित्य नहीं होता, लेकिन एक प्रथा है, वस्तु को लेंस के बाईं ओर रखते हैं, बाईं ओर की दूरी किसमें? माइनस चिन्ह के साथ होती है, प्रथा का पालन करते हुए माइनस इनफाइनाइट। चलो ठीक, और कितनी दूर तक वो देख पाता है? 1 मीटर, यानी कि जो लेंस का उपयोग करे वो जो प्रतिबिंब बनावे अधिक से अधिक कितना दूर बनावे? 1 मीटर की दूरी पर बनाए, तो v बराबर कितना? -1 मीटर। फोकस दूरी आपको निकालनी है f। आप जानते हो 1/v माइनस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। अब वैल्यूज में फिट किया जाए, आप देखना, ये लो 1/v, तो v की जगह पे कितना? -1। ध्यान रहे मीटर में सेंटीमीटर में चेंज नहीं किया है। फिर -1/u, यहाँ पे कितना? इनफाइनाइट, ये, और फिर ये, और 1/f। तो आप जानते हो ये कितना हो जाएगा? -1/1 कितना? 1 ही तो हुआ, और माइनस माइनस कितना? प्लस, और 1/इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी? 0, 1/f। ठीक, तो f दैट इज इक्वल टू -1 मीटर, या आप यूं कह सकते हो -100 और सेंटीमीटर। ये हुआ लेंस की फोकस दूरी। जिस लेंस का उपयोग करें उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए? 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और दूसरी खास बात आप देखना, माइनस में आ रहा है, मतलब कि अवतल लेंस का उपयोग करेगा। आप यूं कह सकते हो यहां पे कि अवतल लेंस का उपयोग करेगा, और उसकी फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए? 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अच्छा, क्षमता कितनी होगी? तो आप जानते हो क्षमता P दैट इज इक्वल टू 1/f, लेकिन ध्यान रहे f इन मीटर। ठीक, तो बराबर कितना? 1/, और यहां पे कितना? -1, तो P बराबर कितना? -1 डायोप्टर। ये क्वेश्चन आपका लग गया। अब अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति, ध्यान देना,
निकट दृष्टि दोष मतलब नजदीक का उसको दिखाई दे रहा है, दूर का नहीं दिखाई दे रहा है। तो एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक को स्पष्टता पढ़ सकता है। ध्यान देना, मतलब 20 सेंटीमीटर या उससे कम दूरी पर वस्तुएं होंगी उसको स्पष्ट दिखाई पड़ेगा, 20 से अधिक दूरी पर है तो उसको दिखाई नहीं पड़ेगा। अच्छा, पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा व कितनी फोकस दूरी व क्षमता के लेंस का उपयोग करना होगा। पुस्तक कितनी दूर रख के पढ़ना चाहता है? 25 सेंटीमीटर, मतलब आप यूं कह सकते हो u दैट इज इक्वल टू -25 cm। और कितना दूर तक वो देख सकता है? मैक्सिमम 20 सेंटीमीटर। तो v है, ध्यान देना, -20 cm। f ये हमको निकालना है। आप जानते हो 1/v -1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। वैल्यू फिट करो आप, 1 1 1। तो v की वैल्यू कितनी? -20। और देखो cm में चल रहा है, सेंटीमीटर में, और यहाँ पे कितना? -25, और यहाँ पे कितना? 1/f। तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट लाइन आपकी हो जाएगी, आप देखना, -1/20 और माइनस माइनस प्लस 1/25 और यहाँ पे 1/f। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, 20 और 25 का एलसीएम कितना? 100। 20 पंचे 100 -5 प्लस 25 चौका 100 प्लस 4 और 1/f। ठीक, तो -5 और प्लस 4 कितना? -1 और बटे 100। ये किसका माना है? 1/f। तो f बराबर -100 और सेंटीमीटर। माइनस में आई फोकस दूरी, मतलब कैसा लेंस? अवतल लेंस। ठीक, और फोकस दूरी कितनी? 100 सेंटीमीटर। क्षमता निकालनी है, P दैट इज इक्वल टू 1/f। लेकिन ध्यान रहे f किस में? मीटर में। तो 1/, अब मीटर में करना है तो आप जानते हो -100, लेकिन ये क्या सेंटीमीटर है ना, इसको 100 से डिवाइड करो, अब क्या बन गया? मीटर। तो आप जानते हो ओवरऑल बराबर कितना? 100 कैंसिल, -1 डायोप्टर। मतलब उस व्यक्ति को अपने चश्मे में -1 डायोप्टर क्षमता के लेंस का उपयोग करना चाहिए। और कौन सा लेंस? अवतल लेंस। फोकस दूरी कितनी? 1 मीटर कह लो या फिर 100 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 42 था। अब आगे चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 43। देखो, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक देख सकता है। उसे टहलने हेतु किस प्रकृति और फोकस दूरी के लेंस का उपयोग अपने चश्मे में करना चाहिए? देखो, निकट दृष्टि दोष है ना, इसका मतलब क्या? कि नजदीक की वस्तुएं उसको दिखाई पड़ रही हैं, दूर की वस्तुएं उसको स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ रही हैं। और अधिकतम कितनी दूर देख पा रहा है वो? 2 मीटर, मतलब 2 मीटर या उससे नजदीक की वस्तुओं को देख पाएगा, और 2 मीटर से दूर की वस्तुओं को अगर देखना होगा तो नहीं देख पाएगा। तो आप जानते हो जिस चश्मे का या चश्मे में जिस लेंस का उपयोग करें, वो लेंस जो प्रतिबिंब बनाए अधिकतम कितना? 2 मीटर की दूरी पर बनाए। तो आप जानते हो v मतलब क्या? प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो गई? v बराबर -2 मीटर। और आप जानते हो टहलने के लिए भी टहलेगा, कहीं से भी, कहीं दूर से भी, अनंत से प्रकाश किरणें आवे उसको भी देख पावे। तो u बराबर कितना? इनफाइनाइट, -इनफाइनाइट। 1/v -1/u दैट इज 1/f। फॉर ए लेंस वी नो दैट। आप जानते हैं यहाँ पे 1/v, तो v की वैल्यू कितनी? -2। फिर यहाँ पे माइनस का सिंबल है, माइनस लगा, फिर 1/इनफाइनाइट हो गया, -इनफाइनाइट कह लो, बराबर कितना? 1/f हो गया। आप जानते हो 1/इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी? 0 हो गई। तो इस प्रकार से 1/f बराबर कितना निकला? -1/2। तो f बराबर कितना? -2 मीटर। इसका मतलब कि वो व्यक्ति अपने चश्मे में 2 मीटर फोकस दूरी के लेंस का उपयोग करे। कौन सा लेंस? माइनस में आया, मतलब कि अवतल लेंस का उपयोग करें। अच्छा, रही बात इस लेंस की क्षमता क्या होगी, तो आप जानते हो P बराबर कितना? 1/f। लेकिन ये किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। फोकस दूरी भी अपने मीटर में निकाली है, तो यहाँ पे कितना? 1/-2 हो गया। ये मीटर में है 2 मीटर। अब यही तो आपका आंसर निकला था। आप आगे देखना। तो आप जानते हो 1/2 का मान कितना होता है? 0.5। मतलब जिस लेंस का उपयोग करेगा अपने चश्मे में उसकी क्षमता कितनी होनी चाहिए? 0.5 डायोप्टर। माइनस में क्यों? क्योंकि अवतल लेंस है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, 44वां क्वेश्चन। ठीक, एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति, ध्यान देना, फिर आपको याद दिलाएं, दूरदृष्टि दोष मतलब दूर की वस्तुएं दिखाई पड़ रही हैं, नजदीक का वो नहीं देख पा रहा है। तो एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति, ठीक है, आप आगे देखना, कि आंख के लिए निकट बिंदु 0.50 मीटर है। इसका मतलब समझे कि 0.50 मीटर की दूरी पर कोई वस्तु होगा तो स्पष्ट देख पाएगा। इस व्यक्ति के दृष्टि दोष के निवारण हेतु चश्मे में प्रयुक्त लेंस की प्रकृति, फोकस दूरी व क्षमता बताओ। आप देखना, जिस किसी लेंस का उपयोग करें अपने चश्मे में, वो लेंस प्रतिबिंब कहाँ बनाए, कितनी दूर बनाए। आप देखो साफ साफ लिखा है 0.50 मीटर उसका निकट बिंदु है।
तो आप जानते हो अधिकतम कितना 0.50 मीटर की दूरी पर वो लेंस प्रतिबिंब बनाए, मतलब प्रतिबिंब की दूरी कितनी 0.5 मीटर। तो आप देखो v बराबर कितना 0.5 मीटर। आप जानते हो चूंकि उस तरफ बनेगा तो माइनस लगा हुआ है। अच्छा, इसी को हम सेंटीमीटर में चेंज कर लें तो आप जानते हो 100 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा -50 सेंटीमीटर। अच्छा, आप जानते हो चूंकि दूर का देख पा रहा नजदीक का नहीं देख पा रहा है, तो नजदीक में आप जानते हो बहुत नजदीक अगर देखा है तो कितनी दूर करके देखेगा। इस पर इसकी न्यूनतम दूरी कितनी 25 सेंटीमीटर है। इसका मतलब कि वस्तु को 25 सेंटीमीटर दूर रख के वो देखेगा। तो u बराबर कितना -25 सेंटीमीटर। ये आपका मान हमको निकालना है 1/v - 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। किसी लेंस के लिए हम जानते हैं कि तो v का मान कितना रखा गया -1/50। ये -50 है ना, यहाँ पे रख दिया गया, फिर माइनस का सिंबल 1/u। तो आप जानते हो नजदीक का नहीं देख पा रहा है और इस पर जिसकी न्यूनतम दूरी कितनी 25 सेंटीमीटर होती है, तो यहाँ पे u की जगह पे कितना -25, बराबर के नीचे बराबर हो गया 1/f हो गया। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे माइनस माइनस को गुणा करोगे, यहाँ पे क्या प्लस हो जाएगा 50 और 25 का एलसीएम अगर आप निकालोगे कितना आएगा 50 आएगा। तो आप जानते हो 50 यहाँ पे कितना डिवाइड करोगे 1 और 1 का उसमें मल्टीप्लाई करो कितना आ गया -1 और यहाँ पे कितना माइनस कितना प्लस और 25 दूना 50 यहाँ पे 2, तो -1 + 2 बराबर कितना 1 + 1, तो कितना आया 1/f बराबर कितना आ गया +1/50। आप देखो 1/f दैट इज इक्वल टू +1/50। तो f बराबर कितना +50 सेंटीमीटर। मतलब जिस लेंस का वो अपने चश्मे में उपयोग करे उसकी फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए 50 सेंटीमीटर। और किसमें आया प्लस में आया, मतलब कि वो लेंस कैसा लेंस होना चाहिए, उत्तल लेंस होना चाहिए। क्षमता उसकी कितनी होगी, तो आप जानते हो p बराबर कितना 1/f, जहां पे f किस में मीटर में होना चाहिए। तो आप जानते हो हमारा कितना 50 सेंटीमीटर तो आया है, तो मीटर में चेंज करने के लिए 100 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो आप जानते हो p बराबर कितना 1/50 लिखा, लेकिन 100 से भाग किया मीटर में चेंज करने के लिए और अब यहाँ पे मीटर लिख दिया। तो आप जानते हो डबल बटेंगे नाते 100 ऊपर चला जाएगा, 100/50 बराबर कितना 2 + 2 डायोप्टर। मतलब जिस लेंस का उपयोग अपने चश्मे में करेगा उसकी क्षमता कितनी होनी चाहिए +2 डायोप्टर। और कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर आपने देखा 44। क्वेश्चन नंबर 45 में आप देख रहे हो कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति, फिर हर सवाल में हम आपको समझाते हैं, इस बार फिर समझा रहे हैं दूरदृष्टि दोष से पीड़ित। इसका मतलब क्या, दूर की वस्तुएं उसको दिखाई पड़ रही है, नजदीक के नहीं दिखाई पड़ रही है। अच्छा, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 125 सेंटीमीटर दूर देख पाता है। इससे आगे अगर वस्तु होगी तो नहीं देख पाएगा। क्वेश्चन करा सही दृष्टि के लिए उसे किस फोकस दूरी का और कौन सा लेंस उपयोग में लाना चाहिए या उपयोग करना चाहिए। अब आप देखो, क्योंकि आप जानते हो दूर का स्पष्ट देख पा रहा है, नजदीक का नहीं देख पा रहा है, तो नजदीक का बहुत नजदीक देखेगा कितना 25 सेंटीमीटर दूर। तो वस्तु कितना दूर होना चाहिए 25 सेंटीमीटर दूर। u बराबर कितना -25 सेंटीमीटर, माइनस क्यों लेंस के इधर, ठीक। अच्छा, v का मान कितना -125 सेंटीमीटर, u का मान कितना -25 सेंटीमीटर, v का मान कितना -125 सेंटीमीटर। क्यों, आप देखो अधिक से अधिक कितना 125 सेंटीमीटर दूर देख सकता है। इसका मतलब कि जिस लेंस का उपयोग करे वो लेंस जो प्रतिबिंब बनाए वो प्रतिबिंब आपका कितनी दूरी पर बने 125 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। ऐसी कंडीशन में f का मान निकालना है। फॉर ए लेंस वी नो दैट 1/f दैट इज इक्वल टू 1/v - 1/u। आप देखो 1/f दैट इज इक्वल टू 1/v - 1/u, फिर इक्वल लगा v का मान कितना -125, फिर यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे माइनस हो गया, फिर u का मान कितना -25 तो यहाँ पे -25 हो गया। तो यहाँ पे -125 है ना, तो -125 और माइनस यहाँ पे क्या प्लस, तो यहाँ पे क्या हो गया +1/25। फिर आप आगे देखना 125 यहाँ पे क्या एलसीएम हो गया। आप जानते हो 125 डिवाइड करो 1 आएगा, 1 × 1 बराबर क्या 1, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या -1 हो गया। ये प्लस का सिंबल है तो यहाँ प्लस का सिंबल हो गया। 25 × 5 = 125 कितना 5 आया, 5 को 1 में गुणा करो कितना आएगा 5 आएगा। यहाँ पे क्या +5, तो -1 + 5 बराबर कितना +4। तो ऊपर कितना +4 और नीचे कितना अपान 125 125। तो ये किसकी वैल्यू आई 1/f की वैल्यू आई। तो f बराबर कितना हो जाएगा, इसी को आप पलट दो कितना 125/4 और किसमें आया प्लस में आया। आप देखो प्लस का सिंबल भी हमने लगाया, जानबूझ के लगाया ताकि आप समझ पाओ, सिंबल देख के आप जान पाओ। प्लस का सिंबल है फोकस दूरी के लिए, मतलब कौन से लेंस का इस्तेमाल करेगा, उत्तल लेंस का इस्तेमाल करेगा। आप आगे चलो 125 को 4 से डिवाइड करो 31.25 सेंटीमीटर आएगा, प्लस में आया। इसका मतलब कि वह व्यक्ति अपने चश्मे में उत्तल लेंस का उपयोग करे और जिसकी फोकस दूरी कितनी हो 31.25 सेंटीमीटर हो। अगला क्वेश्चन नंबर 46वां क्वेश्चन, यदि 1.5 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का कोण, ध्यान देना प्रिज्म का कोण का मतलब क्या, प्रिज्म कोण या प्रिज्म का अपवर्तक कोण, जिसको आप किससे लिखते हो कैपिटल ए से लिखते हो।
तो यदि 1.5 ये क्या है, प्रिज्म के पदार्थ का यानी कांच का अपवर्तनांक है। यदि 1.5 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है तो अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात करो। ठीक, और साथ ही साथ क्वेश्चन में दिया हुआ है sin 49 डिग्री की वैल्यू दिया हुआ 0.75। हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व करने में कहीं इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो उपयोग किया जाएगा, नहीं पड़ेगी नहीं किया जाएगा। अच्छा, किसी भी लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक ANG वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर, हमने डेरिवेशन कराया है लेक्चर नंबर 2, एक बार आप देखना, थ्योरी पढ़ के तब आप न्यूमेरिकल लगाओ, बहुत बेहतर आपको समझ में आएगा। ANG बराबर कितना, sin A प्लस डेल्टा मीन अपॉन 2 अपान sin A/2, ये फार्मूला होता है। तो ANG कितना अपवर्तनांक दिया 1.5, तो यहाँ पे 1.5 हो गया, इक्वल के नीचे इक्वल हो गया, साइन की जगह पे साइन हो गया, फिर A, तो आप जानते हो प्रिज्म कोण कितना 60 डिग्री है, तो A की जगह पे कितना 60 डिग्री हो गया, प्लस के नीचे प्लस हो गया, फिर ये डेल्टा मीन हो गया। इसी का मान निकालना है डेल्टा मीन का, अपॉन 2 है तो अपॉन 2 हो गया, फिर इसको भाग किया, फिर sin A/2 तो साइन हो गया A, तो आप जानते हो प्रिज्म कोण कितना 60 डिग्री, तो यहाँ पे 60 डिग्री अपॉन 2 हो गया। आप आगे चलो, 1.5 यहाँ पे ऐसे उतर गया, बराबर यहाँ पे आ गया, साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा मीन अपॉन 2। अब देखो साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा मीन अपॉन 2 ऐसे उतार दिया गया, अपॉन, और आप जानते हो साइन 60 डिग्री बटा 2 बराबर क्या, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री हो गया। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो इसको लिखा गया। अब 1/2 को हमने उधर ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ पे कितना 1.5 पहले से था, 1/2 नीचे है, तो आपका सीधे ट्रांसफर हो गया, तो 1.5 गुणे 1/2 बराबर, और ये पूरा ऐसा उतर आया साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा मीन अपॉन 2। अच्छा, 1.5 को जब यहाँ पे 1/2 से गुणा करोगे, आप यूं कह सकते हो कि 2 से आप भाग करोगे तो ये बराबर कितना हो जाएगा 0.75 बराबर, तो साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा मीन अपॉन 2 हो गया। और 0.75 इसकी वैल्यू देखो यहाँ पे दिया क्वेश्चन में ही कि साइन 49 डिग्री बराबर कितना 0.75, तो यहाँ पे हमको 0.75 दिखा, साइन 49 डिग्री लिख सकते हैं, तो 0.75 की जगह पे क्या साइन 49 डिग्री हो गया, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका, फिर बराबर हो गया और ये ऐसे उतर आया। देखो इधर भी साइन इधर भी साइन, हम दोनों पक्षों को के कोणों की तुलना कर दें, देखो दोनों पक्षों के कोणों की तुलना करने पर, ठीक, तो इधर कितना 49 डिग्री, यहाँ पे कितना 60 डिग्री प्लस डेल्टा मीन अपॉन 2, ये हो गया। अब 2 को आप इधर भेज दो तो 49 गुणे 2, और यहाँ पे कितना 60 डिग्री प्लस डेल्टा मीन, फिर यहाँ पे 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 98 डिग्री बराबर 60 डिग्री प्लस डेल्टा मीन। अब 60 डिग्री को आप इधर ट्रांसफर कर दो, तो यहाँ पे कितना होगा डेल्टा मीन बराबर 98 डिग्री माइनस 60 डिग्री बराबर कितना 38 डिग्री। इसका मतलब कि इस केस में अल्पतम विचलन कोण का मान कितना निकला, 38 डिग्री निकला। क्वेश्चन नंबर 47, थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन लेते हैं। देखो क्वेश्चन है क्या, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर समझाते हैं, फिर उसका आंसर सॉल्यूशन आपको देते हैं। आप देखना, सिनेमा की रील में, आप जानते हो पिक्चर हॉल में पिक्चर आपने देखी होगी, उसमें क्या एक रील होती है निगेटिव जिसको आप कहते हो, पूरा रोल होता है, चलती जाती है, पीछे आपका लाइट पड़ती है, लेंस लगा होता है, सामने पर्दे पे वहां पे क्या इमेज फॉर्म होती है। तो क्वेश्चन कह रहा है आपका भाई जो रील है, रील में फोटो जो बनी हुई है सब स्टिल तो है फोटो, फिर भी रील जब पर्दे पे चलती तो जो पर्दे पे लोग दिखाई पड़ते हैं हमको चलते फिरते कैसे नजर आते हैं। पहले क्वेश्चन आप देखना, सिनेमा की रील फिल्म में, रील फिल्म मतलब रील मतलब उसकी फिल्म की जो रील है उसकी, ठीक है, निगेटिव जिसको आप कहते हो, सभी लोग स्वाभाविक रूप से चलते फिरते नजर आते हैं जबकि वास्तव में वे स्थिर होते हैं। क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि जो सिनेमा की रील होती है उसमें जितनी फोटो बनी हुई है सब स्टिल है, सब स्थिर है, लेकिन जब पर्दे पे चलता है आपका तो जितने भी एक्टर है, हीरो हीरोइन जो भी है वो सब चलते फिरते नजर आते हैं। ऐसा क्यों, आपको समझाएं। जो मानव नेत्र है, हमारा आपका नेत्र है, उसकी विशेषता है, रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है उसकी जो सेंसिटिविटी है वो लगभग 1/16 सेकंड के आसपास है। आप यूं कह सकते हो 1 सेकंड को हम 16 भाग में बांटें, जो समय निकला उतने समय तक नेत्र में उस पिक्चर की संवेदना बनी रहती है। जैसे कोई पिक्चर हमारे नेत्र पर पड़ी, रेटिना पर प्रतिबिंब बना, तो जो प्रतिबिंब बना अगर वो सामने से हट भी जाए तो भी 1/16 सेकंड तक वो आपको रेटिना आपका सिग्नल भेजता रहेगा, मस्तिष्क को संकेत जाता रहेगा। तो होता क्या चीज है, अच्छा जो फोटोग्राफी करते हैं वहां पे पिक्चर बनाते हैं तो वहां पे जो फोटो लेते हैं वो 1 सेकंड में, जानते हो 16 बार नहीं, 1 सेकंड में आप यूं कहते हो 24 बार या उससे कहीं ज्यादा बार आपको फोटो लेते हैं, पोज लेते हैं। जैसे हम आपको समझाएं, मान लो अपना हाथ हमारा ऐसे है, अपने हाथ को ऐसे ऊपर कर रहे हैं, तो यहां से ऊपर करने के बीच में ही जानते हो 1 सेकंड में 24 फोटो या उससे कहीं ज्यादा फोटो के दर से आपको फोटो यहां पे लिया गया। तो जब आपको पिक्चर हॉल में पिक्चर चली
फोटो आपका जैसे मान लो यहाँ की फोटो हमारे नेत्र पर पड़ी, दर्शकों के नेत्र पर पड़ी, रेटिना पर प्रतिबिंब बना, तो जब तक वो प्रतिबिंब हटे हटे तब तक आपका ऊपर की फोटो बन गई, जब तक वो प्रतिबिंब हटे हटे तब तक ऊपर की फोटो आपका पड़ गई, तब तक ऊपर की। आप यूं कह सकते हो, आप सीधी सी बात है यहाँ पे कि मानव नेत्र में रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है उसकी संवेदना लगभग 1/16 सेकंड तक रहती है, और जब तक वो संवेदना हटे हटे तब तक अगला पोज आपका सामने आ गया और उसका प्रतिबिंब बन गया, जब तक वो हटे आपका तब तक अगला पोज आपका सामने आ गया, उसका प्रतिबिंब बन गया। तो इस प्रकार से वहां पे जो हमको आभास होता है, फोटो चलती जाती है। आप यूं कह सकते हो 1 सेकंड में 24 फोटो या उससे कहीं अधिक फोटो आपका वहां पे क्या स्क्रीन पे बनती है और बनती जाती है, और इस प्रकार से वहां पे क्या होता है कि जो भी पिक्चर हॉल में पिक्चर दिखाई पड़ती है वो चलती फिरती नजर आती है, फोटो के रूप में ही होती है लेकिन वो चलती फिरती नजर आती है। ये क्वेश्चन अब आपको 47 था। क्वेश्चन नंबर 48 में आप देख रहे हो 60 डिग्री कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश, देखो मध्यवर्ती रंग पीला मानते हैं, के लिए अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री है। इस स्थिति में आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान बताओ। एक बार क्वेश्चन फिर से हम पढ़ते हैं। 60 अंश कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अल्पतम विचलन कोण कितना 30 डिग्री है। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है, ये किसका प्रिज्म कोण का मान दिया कैपिटल ए का, और ये अल्पतम विचलन कोण डेल्टा मिन का मान दिया हुआ है। आपसे क्या पूछ रहे हैं, आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान बताओ। इसके पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन हम लगवा चुके हैं, आप जानते हो ANG दैट इज इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा मिन अपान 2 और यहां पे फिर साइन A अपान 2। ठीक, आपने स्नेल का नियम पढ़ा है। स्नेल के नियमानुसार क्या होता है, ANG दैट इज इक्वल टू साइन I अपान साइन R। दोनों को कंपेयर करो तो आप देख रहे हो यहाँ पे I है ना, और यहाँ पे क्या A प्लस डेल्टा मिन अपान 2। इसका मतलब क्या हुआ कि आपतन कोण I का मान कितना A प्लस डेल्टा मिन अपान 2 के बराबर है, और उसी प्रकार यहाँ पे R है और यहाँ पे क्या A/2। इसका मतलब कि अपवर्तन कोण का मान क्या है, A/2 के बराबर है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको आपतन कोण निकालना है, आप देखना आपतन कोण, तो आप एक काम करो I दैट इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा मिन, मिन मीन्स क्या मिनिमम, अपान 2। तो I यहाँ पे आओ A का मान, तो A का मान कितना 60 डिग्री प्लस, और डेल्टा मिन का मान कितना 30 डिग्री अपान 2, यहाँ पे क्या 90 डिग्री अपान 2, तो I बराबर कितना 45 डिग्री। आपतन कोण निकल आया। ठीक, अब इसके बाद अपवर्तन कोण का मान चाहिए। चलो अपवर्तन कोण आप देखना, तो अपवर्तन कोण R के बराबर क्या A/2, R दैट इज इक्वल टू A अपान 2। A का मान कितना दिया 60 डिग्री, तो यहाँ पे क्या 60 डिग्री अपान 2, R बराबर कितना 30 डिग्री। लग गया क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम हो आप बताओ। अच्छा, इसके पहले भी हमने जो क्वेश्चन नंबर 46 बताया था, यूपी बोर्ड में ये क्वेश्चन 6 बार पूछा जा चुका था, क्वेश्चन नंबर 46। बाकी सारे जितने भी क्वेश्चन है सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अगर सारे क्वेश्चन हमने जितने बताए, गिन के 50 क्वेश्चन हर न्यूमेरिकल की वीडियो में आपका लेक्चर में हम दे रहे हैं। अगर ये 50 क्वेश्चन अगर वास्तव में आप समझ गए, आप किसी भी एग्जाम में कंपटीशन में बैठो, किसी भी बोर्ड एग्जाम में आप बैठो, चाहे जहां का आपका बोर्ड हो, आप निश्चित रूप से आप लगा ले जाओगे। मास्टरपीस क्वेश्चन हम लेके पकड़ के चल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 49, आप यूं कह सकते हो हमारे इस सीरीज का, इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति, फिर हर क्वेश्चन में समझाया, एक बार फिर समझा रहे हैं यहीं पे रोक के। आप देखो निकट दृष्टि दोष मतलब क्या, नजदीक का उसको बढ़िया दिखाई दे रहा है, दूर का नहीं दिखाई दे रहा है। किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इसका मतलब समझ पाए, अपने नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर या उससे नजदीक की वस्तुओं को देख पाएगा, लेकिन 80 सेंटीमीटर से दूर स्थित जो वस्तु होंगी उनको वो नहीं देख पाएगा। आप आगे चलो, इस दोष को संशोधित करने हेतु, मतलब इस दोष के निवारण के लिए, इस दोष को खत्म करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति व क्षमता बताओ। ये क्वेश्चन है। तो पहले तो आप ये देखना, अधिकतम कितना देख सकता है 80 सेंटीमीटर। इसका मतलब जिस लेंस का उपयोग करें वो लेंस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाए कितनी दूर बनाए 80 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की दूरी भी बराबर कितना 80 सेंटीमीटर। आप जानते हो जिधर वस्तु है आपका उधर ही प्रतिबिंब बनेगा। आपका यहाँ पे क्या -80 हो गया। अच्छा, 80 से ऊपर की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा है ना, तो मान लो अनंत एक वस्तु है उसको देखना है तो क्या करें, u बराबर कितना -इनफाइनाइट, v बराबर कितना -80 और बराबर हमको निकालना है। आप जानते हो फॉर ए लेंस 1/f दैट इज इक्वल टू 1/v -1/u बराबर चलो 1/v, तो v का मान कितना -80
और फिर माइनस हो गया, और फिर यहाँ पे क्या -1/∞। आप जानते हो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/अनंत का मान कितना 0 हो गया, तो यहाँ पे कितना -1/80 और प्लस करके 0 बराबर कितना आ गया -1/80। ये किसका मान निकला 1/f का, तो f का मान कितना हो जाएगा -80 सेंटीमीटर। और दूसरी खास बात देखना माइनस में है, इसका मतलब कि कौन से लेंस का इस्तेमाल करें अपने चश्मे में, अवतल लेंस का इस्तेमाल करें, और जिसकी फोकस दूरी कितनी हो 80 सेंटीमीटर हो। क्वेश्चन में कह रहा हूं उसकी क्षमता बताओ। तमाम क्वेश्चन आपने लगाए, आपने देखे क्षमता P बराबर 1/f, लेकिन f किस में होना चाहिए मीटर में। तो आप देखो क्षमता P बराबर 1/f इन मीटर, तो बराबर 1/, हमने f किया 80, लेकिन मीटर में चेंज करने के लिए 100 से हमने क्या किया डिवाइड कर दिया। अवतल लेंस है, माइनस का सिंबल भी लगा हुआ है, तो आप जानते हो P बराबर कितना हो जाएगा -100/80, और तब इसका मात्रक क्या हो जाएगा डायोप्टर। और इस प्रकार से आप देख रहे हो P बराबर -1.25 डायोप्टर। आप पूछोगे कैसे, 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ पे आप आ जाओ 2 चौक 8 और 2 पंचे 10, 5 को 4 से डिवाइड करो 1.25 आएगा। क्वेश्चन नंबर 49 भी लगा। अब इस वीडियो का लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, नेत्र लेंस किसका बना होता है। सिंपल सा क्वेश्चन, प्रोटीन से बने पारदर्शी द्रव, देखो ट्रांसपेरेंट लिक्विड तभी तो आर पार दिखाई पड़ेगा, तो प्रोटीन से बने पारदर्शी द्रव आप यूं कह सकते हो कि टाइप 4 कोलिजन तथा सल्फेटेड ग्लाइकोसामिनो ग्लाइकेंस से बना होता है। इस प्रकार से 50 क्वेश्चन आपके पूरे हुए। इसके बाद अगला लेक्चर वीडियो में आप देखोगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में 50 क्वेश्चन। अगर आपको लगता है कि सर ने आपके लिए कुछ मेहनत किया है, हमको भी सर के लिए कुछ करना चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ आप इतना करो कि आपके स्कूल में जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं, आपके कोचिंग में जितने भी क्लासमेट्स हैं, कोई भी छूटना नहीं चाहिए, सबके पास इस चैनल की जानकारी आपको दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कराओ और उनको वीडियो दिखाओ कि देखो कितना बेहतर वीडियो है। आप निश्चित रूप से अगर आप पढ़ते हो समझते हो तो एग्जाम में काफी आपके लिए हेल्पफुल होगा। थोड़ा सा आप हमारे लिए प्रयास करो, और बहुत कुछ प्रयास हम आपके लिए कर रहे हैं। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक।